दिस इज रिंकल सी फाइनल ईयर 20 एंड सी इंटरमीडिएट ईयर 7। तो आज की वीडियो में मैं अपनी सी फाइनल आईडीटी और डीटी की स्ट्रैटेजी को शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात आती है नोट्स। तो नोट्स का देखो आपको क्या करना है, आप चाहे जिसकी नोट्स पिक कर लो, बट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो नोट्स फुल फ्लेजेड है या नहीं, उन नोट्स में सब कुछ कवर्ड है या नहीं। तो देखो जनरली हर टीचर कोई ना कोई टॉपिक छोड़ ही देता है। सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने फर्स्ट रिविजन में ही इंश्योर कर लिया था ICMET से कंपेयर करके कि कौन कौन से टॉपिक नोट्स में कवर नहीं है, और उनको आप नोट्स में ही क्या कर लो, बेसिकली इनकॉर्पोरेट कर लो, सो दैट आपके नोट्स कंप्लीट बन जाए। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप बार बार नोट्स स्विच ना करो। तो आपको फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छे से जितना रिसर्च करना है आप डिसाइड कर लो अच्छे से सोच समझ के, बट बाद में आप फिर बार बार नोट्स चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको नोट्स सही से डिसाइड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। DTIDT में कंपैरेटिवली आपको थोड़ा समराइज वर्जन चाहिए रहता है, क्योंकि ICSE स्टडी मैट में बहुत फास्ट कवरेज है, लेकिन आप टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते उसके कारण। तो आपको नोट्स को अपनी लैंग्वेजेस में या तो कन्वर्ट करके आप उनको समराइज फॉर्म में नोट्स में ही कवर कर लो जो चीज़ें स्किप्ड हैं, बट आपको उनको फुल फ्लेजेड बनाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ आती है कि DTIDT में जनरली बताए क्या होता है कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं IDT पिक करती हूँ और ITC का कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ पर मुझे शेड्यूल 1 2 3 का भी पता होना चाहिए, मुझे RCM FCM का भी पता होना चाहिए, मुझे टाइम ऑफ सप्लाई का भी पता होना चाहिए, मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई का भी पता होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरलिंक्ड होती है। सेम विथ गोज विथ DT में भी क्या होता है कि आपको PGBP की एडजस्टमेंट्स भी पूछेंगे, आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का भी पता होना चाहिए। तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ पता होनी चाहिए। तो टॉपिक्स DTIDT में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन आपके पास एक एडवांटेज भी ये है, और IDT की क्लासेस लेते हैं वो जनरली हम कब लेते हैं, सबसे लास्ट में लेते हैं। तो जनरली ये सब्जेक्ट्स थोड़ा फ्रेशली हम क्योंकि पढ़ रखे होते हैं, तो इनको कवर करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो इन टॉपिक्स में आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स में बेसिकली आप बहुत अच्छी ग्रास्प बना सकते हो, प्रोवाइडेड आपने जो अभी पढ़ा है उसको आप सही से ब्रश अप कर लो। तो इन सब्जेक्ट्स में आप कंपैरेटिवली कम टाइम लगाकर ज़्यादा बेसिकली रिजल्ट ला सकते हो। तो टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है तो आप जनरली टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते हो, लेकिन एडवांटेज भी है साथ में। और किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि रिविजन का सही पैटर्न कैसे होगा। नेक्स्ट चीज आती है कि MCQs की हमें बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो देखो मैंने बाकी किसी सब्जेक्ट्स में MCQs सेपरेटली नहीं किए थे, पर DT और IDT में मैंने MCQs की प्रैक्टिस करी थी। तो DT IDT में ये बहुत ज़रूरी है कि जो ICI के MCQs है, ICI ने जो MCQ निकाल रखे हैं उनको आप ज़रूर करो। यू कैंट स्किप दोज MCQs, क्योंकि वहाँ पर ना ICI ने बहुत अच्छे से टेस्टिंग कर रखी है। वो एक बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी पूछते हैं, और जब आपको पता चलता है कि एक्चुअली पर्टिकुलर उस प्रोविजन का क्या इम्प्लीकेशन है, उसका क्या एप्लीकेशन है, तो DTIDT में आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल तो ICI ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी MCQs बना रहा है विद द हेल्प ऑफ AI। वो जो ऑप्शंस होते हैं ना उनमें इतना आपको कंफ्यूज कर देने वाला है कि आप इजीली अगर एक बार में अगर आपने टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आपको MCQs में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में कि आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं देख के आगे बढ़ सकते, आपको एक बार सारे ऑप्शंस को एवेल्युएट करना पड़ेगा। उसी के बाद आपको अपना फाइनल जो आंसर है उसका सर्कल फिल करना चाहिए। तो यू कांट टेक रिस्क। MCQs की आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी DTIDT में, प्लस एग्जाम में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हो, you need to make a summary of those things जहां आप गलती कर रहे हो। तो जो भी आपको ट्रिकी पॉइंट लगे, जहां भी जिस पॉइंट में भी आपसे गलती हो,
उसकी आप एक अलग से समरी ज़रूर क्रिएट करें। और ये क्रिएट करनी क्यों है? क्योंकि जब LDR आएगा तब आप MCQs दोबारा उठा के देख नहीं सकते हो। तो ये समरी जब आपके पास एक जगह लिखी हुई होगी, यू कैन रेफर इट वेरी इजीली और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये क्या था कि या तो आप एक पर्टिकुलर पेपर पे समरी बना के लिख लो, या फिर आप रेस्पेक्टिव टॉपिक के साथ में ये पर्टिकुलर जो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है उनको लिख लो, ताकि आपसे वो एडजस्टमेंट्स LDR में भी स्किप ना हो। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट फॉलो दिस। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए DTIDT में कुछ क्वेश्चंस की आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ क्वेश्चंस आप ऑडिट करके काम चला सकते हो। तो मैं पर्सनली क्या करती थी, मैं रिटन प्रैक्टिस देखो कैसे करती थी। फॉर एग्जांपल DT का PGBP का क्वेश्चन है, तो मैं उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगी कि क्या क्या किस किस आइटम का मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ, बट मैं प्लस माइनस में फिगर्स मेंशन कर देती थी। तो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस कर लेती थी, तो मुझे उससे ये भी आइडिया हो जाता था कि मैं पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन कर पा रही हूँ या नहीं। और ये फर्स्ट रिविजन में आप कर सकते हो, बट आगे के सब्सिक्वेंट रिविजन्स में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि आप पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स को मार्क भी करते चलो जहाँ आपसे बार बार गलती हो रही हो। तो आप रिविजन्स जैसे जैसे आपके बढ़े, आप अपने क्वेश्चंस को रिड्यूस करते जाओ और आपको लास्ट में LDR के लिए तो मतलब नेग्लिजिबल क्वेश्चंस रखने हैं DTIDT में। आप अवॉइड नहीं कर सकते हो DTIDT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रखना, तो आपको बिल्कुल नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल क्वेश्चंस DTIDT में LDR के लिए छोड़ने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एडजस्टमेंट्स को मार्क करते चलो। अगर फिर भी आपके लास्ट रिविजन तक भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो इंश्योर करो कि आप उन पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स को अपने नोट्स में ही इनकॉर्पोरेट कर लो, क्योंकि LDR में 1.5 डेज मिलते हैं और उस टाइम में DTIDT को करना, क्योंकि बहुत सारी प्रोविजंस है तो सबको अच्छे से कवर कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप एक तो क्वेश्चंस ना लेके जाओ, और इन केस आपके कुछ क्वेश्चंस बच भी रहे हो तो उनको आप एडजस्टमेंट्स नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके कम कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट्स आप क्या कर सकते हो, नोट्स में इनकॉर्पोरेट। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी बेस्ड भी होते हैं DTIDT दोनों में ही, जहाँ आप पर्टिकुलर थ्योरी लिखकर आपका काम चल सकता है। तो उन क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स ना कंपैरेटिवली इजी होते हैं, तो वो स्कोरिंग रहते हैं। और स्पेशली जब पेपर ट्रिकी आता है तो थ्योरी है जो आपको सेव कर सकती है। तो थ्योरी एक तो स्किप नहीं करनी DTIDT में, आपको उनको अच्छे से कवर करना चाहिए। और DTIDT की थ्योरी लिखने का वो बहुत सिंपल मेथड है, वही आपको करना होता है कि आप पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करो, उसके बाद जो केस दे रखा है उसको एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन दे दो। तो जैसा हम नॉर्मली करते हैं इसी तरीके से DTIDT में भी हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आप सबकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो बाकी क्वेश्चंस बच गए उनमें आपको बेसिकली क्या करना है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसी के एक एक एडजस्टमेंट के साथ आप लिख लो, सामने ही लिख लो, पेंसिल से लिख लो, जैसा भी आपको ठीक लगे कि इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का क्या बेसिकली एडजस्टमेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या कर सकते हो, आप माइंड मैपिंग करके भी थोड़ा सा याद रख सकते हो, या एंड टू एंड आंसर चेक कर सकते हो। और एक और सोल्यूशन होता है कि आप कैलसी भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एक और चीज़ कि मैं बता रही थी कि मैं प्लस माइनस करके इतना ही एडजस्टमेंट करती थी, मैं पूरा लिखती नहीं थी कि पर्टिकुलर क्या लाइन आइटम है उसका मैंने क्या बेसिक्स पर इसका एडजस्टमेंट इस तरीके से किया है, वो मैं पूरा मेंशन नहीं करती थी। वो मैं इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मैंने अलग से मॉक टेस्ट लिए थे, तो इट वॉज अ मीडियम फॉर मी टू डू दैट प्रैक्टिस एट दैट प्लेटफॉर्म। तो मैं मॉक टेस्ट से अपनी एक्चुअल रिटन प्रैक्टिस करती थी, मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन को कैसे करने वाली हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप रीडिंग कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, उस टाइम पर आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। और जब आपको एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए आप मॉक टेस्ट में जब बेसिकली प्रैक्टिस करोगे आपका बिल्कुल वर्क हो जाएगा आराम से। प्लस अगर आपको कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है
तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप चाहो तो फुल फ्लेजेड सॉल्व कर सकते हो, बट अदरवाइज क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और इतना टाइम नहीं लगा सकते हर क्वेश्चन में, तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा ऑडिट करके रीड करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रेलेवेंट अटेम्प्ट हो उसकी MTP RTP बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज मुझे याद है हमारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन रिपीटेड था, DT में भी था और आई थिंक IDT में भी मे भी था। तो RTP MTP बिल्कुल भी गलती से भी स्किप करने का मत सोचना, हर क्वेश्चन अच्छे से कर ही कर लेना। आपकी जो रेलेवेंट अटेम्प्ट की RTP है वो तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, पुरानी RTP के बारे में भूल जाओ, पुरानी RTP करो नहीं करो पर आपके रेलेवेंट अटेम्प्ट की RTP गलती से भी मत छोड़ देना। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूर से ध्यान रखना। और इनका करने का सही टाइम क्या है? तो आई वुड सजेस्ट मार्च और अप्रैल के मिड तक ये MTP RTP आपकी हो जानी चाहिए। क्या? मार्च और अप्रैल के मिड तक ये RTP MTP आप कर ही कर लेना। तो उस टाइम पर आप जो भी रिविजन कर रहे हो अपना, जो भी रिविजन आप कर रहे हो, जो भी आपका फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड जो भी रिविजन चल रहा है, उस टाइम पर साथ में जो भी आप पढ़ रहे हो कंटेंट, उनके साथ ये RTP MTP भी आप कर लेना। तो ये हो गया RTP MTP का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट थिंग, बहुत लोग पूछते हैं कि DT IDT में आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। तो आंसर्स आप लिखते हो उनके हमें हर एडजस्टमेंट के साथ रीजनिंग देनी रहती है। तो ICAI जनरली क्या करती है, काफ़ी बार तो वो क्या करती है लास्ट में जाके नोट्स देती है और कभी कभी वो साथ में भी नोट्स दे देती है। तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हमें एग्जैक्टली किस जगह पर नोट्स देने चाहिए। तो आई वुड से आपको नोट्स साथ के साथ दे देने चाहिए, वो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा और एग्जामिनर के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। तो आपको नोट्स साथ के साथ देने हैं। और नोट्स ICAI में बहुत ज़्यादा लिख देती है, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखती है, आपको इतना कंटेंट नहीं लिखना होता। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन दैट प्रोविजन इन 1 or 2 लाइन्स, दैट्स इट। तो आपको इतना ही लिखना है कि आप सामने वाले को उसका मीनिंग समझा दो, ये बता दो, उसे ये कन्वे कर दो एग्जामिनर को कि आपको प्रोविजन पता है। नेक्स्ट थिंग कि रिविजन का सही तरीका क्या है। तो अगर हम देखें DT और IDT दोनों में ही ना हम टोटल सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो DT में देखो एक पार्ट तो होता है कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, जहाँ हम कैपिटल गेन्स, PGBP है ना, IFOS और ये सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, इस तरीके के जो चैप्टर्स होते हैं इनको हम कंपटीशन पार्ट में रख सकते हैं, जिसमें हम बेसिकली टोटल इनकम कैलकुलेट करने से रिलेटेड सारे चैप्टर्स होते हैं। तो एक पार्ट तो वो हो जाता है। एक और पार्ट होता है विच इज़ इंटरनेशनल टैक्सेशन, और थर्ड पार्ट होता है जो असेसमेंट अपील्स वाला होता है। तो मैं बेसिकली इन 3 पार्ट्स में DT को डिवाइड करती थी हमेशा। और मैं पढ़ने का तरीका क्या रखती थी कि सबसे पहले मैं कंपटीशन पार्ट पिक करती थी। तो आई यूज्ड टू कंप्लीट द कंपटीशन पार्ट फर्स्ट, उसके बाद मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन उठाती थी। एंड आई टेल यू कि इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, बट इंटरनेशनल टैक्सेशन इज कंपैरेटिवली ईजी। NR टैक्सेशन उसका पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फिर भी बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट अदरवाइज ट्रांसफर प्राइसिंग और जो बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स है, एडवांस रूलिंग एंड ऑल, वो कंपैरेटिवली इजी पढ़ते हैं, उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो स्कोरिंग है। तो आप ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो, छोड़ दो। तो आप जो अच्छे चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन में ज़रूर कवर किया करो। एंड थर्ड पार्ट आता है असेसमेंट वाला, जिसमें TDS, TCS, एडवांस टैक्स, पूरा असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, अपील्स वगैरह हम पढ़ते हैं, मिसलेनियस प्रोविजंस हो जाते हैं। तो इस पार्ट को मैं थर्ड नंबर पे रखती थी और इस तरीके से मैं बेसिकली इनका कवरेज करती थी। IDT को भी सिमिलर वे में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट का मैंने नाम कंपटीशन रख दिया, जिसमें हम बेसिकली GST लाइबिलिटी निकालते हैं। सो POS, TOS, VOS और सप्लाई हो गया है ना, RCM, FCM। तो ये जो पूरा IT से रिलेटेड वाला पार्ट है, ये फर्स्ट आपका कंपटीशन पार्ट हो गया। एक पार्ट हम कह सकते हैं असेसमेंट वाला, जिसमें हम ऑफेंसेस, पेनल्टीज देखते हैं, इंस्पेक्शन, सर्च,
है ना। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये आप एक तरीके से असेसमेंट पार्ट कह सकते हैं, और एक पार्ट होता है कस्टम्स का। जीएस आईटीटी में ना कस्टम्स पार्ट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। तो आपको कस्टम्स एक तो छोटा भी है और अच्छा स्कोरिंग है। सो कस्टम्स आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, बिकॉज आपका स्कोर एनहांस करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप मैं तो उसको वैसे लास्ट में करती थी, बट आप इसको सबसे पहले भी कर सकते हो। बट आपको इंश्योर करना है कि बहुत एक्सेसिव टाइम भी नहीं देने देना है, क्योंकि हम जनरली जिन सब्जेक्ट्स को जिन टॉपिक्स सबसे पहले पढ़ते हैं ना रिविजन में, तो उनको तो हम क्या बहुत सारा टाइम दे देते हैं और फिर बाद में रश अप करते हैं। सो ऐसा भी नहीं करना। तो आपको इसलिए इंश्योर कर देना है कि चाहे आप इसको पहले पिक कर लो कस्टम्स को, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, बट इसको एक लिमिटेड टाइम ही देना है जो इसको एक्चुअली रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो आप कस्टम्स बहुत स्कोरिंग है, इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आप आईटीसी वगैरह जो वाले प्रोविजन है, वीयूएस पीयूएस, इनको तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। तो इनको तो आपको एक साथ सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, यू कैन स्किप। और जो असेसमेंट वाला जो रेसिजुअल चैप्टर्स बच गए, उनमें देखो बच्चों को जनरली कुछ कुछ चीज़ों में दिक्कत आती है, तो वहाँ आप सेलेक्टिव कवरेज कर सकते हो, कि जैसे पेनल्टीज वगैरह वो याद कर ली जिनके आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज हैं। तो वहाँ फिर भी आप सेलेक्टिव कवरेज कर सकते हो, बट ये दोनों पार्ट तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको कवर करने ही चाहिए। और ये जो असेसमेंट वाला पार्ट में बेसिकली कहना चाहिए, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाता है, बट एज आई सेड जब भी पेपर ट्रिकी बनेगा, थ्योरी इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग, तो आप उसको ऑल टुगेदर स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसमें आप सेलेक्टिव कवरेज करके अपने मार्क्स एनहेंस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, हाउ नॉट टू पैनिक इन अ डिफिकल्ट पेपर। तो नवंबर 24 के पेपर बहुत डिफिकल्ट आए थे, ऑलमोस्ट हर पेपर ही ट्रिकी था। तो ऐसा जब पेपर आए, वेन एवर यू फेस सच अ डिफिकल्ट पेपर, आपको सबसे पहला तो ये ध्यान में रखना है कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरी वन। तो ये रैंकर के लिए भी डिफिकल्ट है, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन गिविंग दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आपको एक तो पैनिक नहीं करना, आपको इस अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि पेपर इज डिफिकल्ट। आपको जस्ट ध्यान में रखना है कि क्या आपके 40 बन रहे हैं। जैसे ही आप अपने दिमाग में इतना सा लाते हो ना कि हाँ आप 40 तक स्कोर कर दोगे, आप नैया पार कर दोगे, यू गेट ऑटोमेटिकली सो रिलैक्स्ड। तो आप जब भी डिफिकल्ट पेपर आए, बस इतना ध्यान रखो कि 40 बन रहे हैं या नहीं। तो आपका जो टेंशन है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब भी डिफिकल्ट पेपर आए, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पिक करो जिनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आया, हाथों हाथ मूव ऑन करो, बिकॉज अगर आप एक बार स्टक हो गए तो आपका मोरल डाउन होता जाएगा। तो आपको कहीं भी बीच में रुकना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं अटक रहे हो, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को बाद में आके आप देख लोगे, आपको आराम से टाइम मिल जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना। और पैनिक कैसे नहीं करोगे, जब आपके दिमाग में बस वो 40 ध्यान में रहेंगे, आप बाकी भूल जाओ कि एग्जामिशन बन रही है या नहीं। फॉरगेट अबाउट दैट, बिकॉज क्योंकि जब भी डिफिकल्ट पेपर आता है, आईसीएआई बोनस मार्क्स दे देती है, चेकिंग लूज कर देती है, तो आपको पैनिक नहीं करना। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ गोइंग टू बी अ बोनस टिप फॉर यू ऑल। तो देखो, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब भी आप मॉक टेस्ट दो, आई वुड सजेस्ट आपको 2 मॉक टेस्ट तो दे लेने चाहिए। एंड इफ यू हैव टाइम 3 दे लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जितने भी मॉक टेस्ट दो, ऑलवेज लुक कि आपने गलतियां कहाँ कर करी है। ये मत देखो कि नंबर कितने आए हैं, ये देखो कटे कहाँ हैं, कितने कटे और क्यों कटे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, उनकी एक समरी बनाओ, कि ताकि ये मिस्टेक्स आपसे दोबारा ना हो। तो जितने भी मिस्टेक्स हैं, इंश्योर करो कि वो दोबारा गलती से भी ना हो। और उसके लिए आप ये कर सकते हो कि एक समरी बना सकते हो, ताकि वो मिस्टेक्स आपसे दोबारा रिपीट ना हो। तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट थिंग, केस लॉस सेक्शन और अमेंडमेंट्स का क्या करना है। तो देखो, इसके बारे में तो भूल कर भी गलती मत कर देना, इसको तो गलती से भी गलती करके भी मत छोड़ देना।
तो अमेंडमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे डीटी हो चाहे आईडीटी हो। सो इनको तो मतलब बहुत घोट के पी लेना। सो इनको तो बहुत 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 अच्छे से आपको कर ही लेना है कवर। गलती से भी एक भी अमेंडमेंट छोड़ने की गलती मत कर देना। तो अमेंडमेंट चाहे ऑफेंसेस पेनल्टीज में आया हो चाहे नॉर्मल प्रोविजंस में आया हो, आपको अच्छे से कवर कर ही लेना है। चाहे कितना ही लर्न करने वाला पार्ट थ्योरी हो पूरी, बट अमेंडमेंट्स को स्किप करने की आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, केस लॉस का क्या करें? तो देखो, केस लॉस के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, आपको बेसिकली केस लॉ का क्रक्स पता होना चाहिए। तो केस लॉ के क्रक्स याद रखो कि बेसिकली उस पर्टिकुलर केस में क्या फाइनल डिसीजन निकला वो आपके काम देगा। पर आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई न्यू केस लॉ ऐड हुआ है, अगर कोई न्यू केस लॉ ऐड हुआ है तो उस पर क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत हाई चांस होते हैं, स्पेशली इन डीटी। तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने की क्योंकि बहुत हाई चांस है, तो उन पर्टिकुलर 2-4 जो भी एडिशन हुए हैं उनके नाम आप फिर भी याद रख सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। आपको याद रखने की कोई कंपल्शन नहीं है, बट इफ़ यू कैन तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप याद रख लो। तो केस लॉस में सिर्फ जो न्यू एडिशंस है उनका एक बार आप मेमोराइज करने पर ध्यान दे सकते हो, बट अदरवाइज आपको केस लॉस के नाम याद रखने की कोई नीड नहीं है। और सेक्शन नंबर्स, तो देखो सेक्शन नंबर कोड करने के देयर आर नो मार्क्स फॉर कोडिंग द सेक्शन नंबर्स। पर कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ आप सेक्शन का रेफरेंस देके बहुत इजीली याद कर पाते हो। जैसे डीटी में अगर आप टीडीएस याद कर रहे हो, टीडीएस की प्रोविजंस याद कर रहे हो, तो वहाँ जनरली हम सेक्शन नंबर से जब लिंक करके याद रखते हैं तो हमें बहुत बेटर याद हो पाता है। तो उस केस में आप याद रख सकते हो, बट अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। सेम अगर आप जैसे डिडक्शंस देखो, वहाँ पे भी हम जनरली सेक्शन नंबर के रेफरेंस से ही प्रोविजन को बेटर याद रख पाते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि उसके थ्रू आपको याद हो रहा है तो वहाँ पर इट इज़ गुड टू गो, बट अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बात हो गई केस लॉ सेक्शंस और अमेंडमेंट्स की। अब बात आती है कि एलडीआर में क्या करना है एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि एलडीआर में देखो 1.5 डेज है, डीटी समंदर और आईडीटी भी कम नहीं है। तो इन दो सब्जेक्ट्स में एज आई सेड आपको क्वेश्चंस मिनिमम से मिनिमम लेके जाने हैं एलडीआर में, क्योंकि एलडीआर में आप बस प्रोविजंस को ही रिवाइज कर लो वो ही बहुत हो जाएगा। तो आप एलडीआर में आपको पूरा पूरा फोकस ये देना है कि आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर पाओ, और आपको रिवीजन प्लानर पहले से बना के रखना है। आपके एग्जाम स्टार्ट होने से सबसे पहले ही बना लेना सारे सब्जेक्ट्स का कि आपको बेसिकली किस दिन घर आकर क्या पढ़ना है, फुल 1 डे में क्या पढ़ना है और एग्जाम वाले दिन सुबह क्या पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का पहले से प्री डिसाइड करके रखना। तो एलडीआर में आपका एक मिनट कीमती होगा, स्पेशली डीटी आईडीटी में। तो आपको इंश्योर करना है कि आप बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ टाइम ना करो। सबसे पहले थोड़े छोटे चैप्टर्स, स्कोरिंग चैप्टर्स पिक करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। फिर जो फुल 1 डे है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, लेंदी चैप्टर्स है, उनको कवर कर लेना। अब आता है 3 आवर्स की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो देखो, मैं पर्सनली 3 आवर्स में क्या स्ट्रैटेजी रखती थी। जो 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम है, अपन एक क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं, वो तो एक चीज़ हो गई, वो तो करना ही है। उसके अलावा जो 3 आवर्स का पीरियड है उसका जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते थे वो मैं देती थी एमसीक्यूज को। तो वैसे भी एमसीक्यूज आजकल बहुत ट्रिकी आ रहे हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप एमसीक्यूज या तो फर्स्ट 30 मिनट्स में कर लो, या नेक्स्ट जो फर्स्ट बेसिकली आपके पास 1 to 1.5 आवर्स है उसमें आप एमसीक्यू कर ही कर लेना। लास्ट के लिए गलती से भी मत छोड़ देना, स्पेशली इन डीटी आईडीटी, क्योंकि लास्ट में गलती होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एमसीक्यूज ट्राई करना आप स्टार्ट में ही कर लो। 30 मिनट से ज़्यादा एमसीक्यूज में नहीं देने, ये पहले ही गांठ बांध के चलना। अगर कहीं भी आपने टाइम ऊपर नीचे किया तो आपका पेपर छूट जाएगा। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, 30 मिनट्स फॉर एमसीक्यूज एंड देन 30 मिनट्स ईच फॉर 5 क्वेश्चंस। दिस हैज़ टू बी योर स्ट्रैटेजी अगर आपको पेपर टाइम पे अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट करना है। अच्छा, जो 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है उसको कब अटेम्प्ट करना है। तो मैं पर्सनली 14 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। क्यों?
अभी तो आप कह रहे हो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो एमसीक्यूज में क्या होता है, एमसीक्यूज में या तो आपका आंसर सही होगा या आंसर गलत होगा, देयर आर नो स्टेप मार्किंग, ठीक है। तो वहां आप गलती करने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। बट 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, वो देखो किसी का भी सही नहीं होने वाला, क्या किसी का भी पूरा सही तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें एक तो वैसे भी कम मार्क्स मिलने वाले हैं, प्लस अगर आपने इसको पहले उठा लिया तो आपका पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस 14 मार्क्स के क्वेश्चन में फिर अदरवाइज आप आधा घंटा आपको लगाना था और आप लगा बैठोगे 1 घंटा। तो आपको इसको जनरली आई वुड सजेस्ट आप इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। और सच में अगर आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे ना, आई कैन से आपसे ये 20 मिनट में अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने तो ये ऐसे करके देखा होगा, इसलिए आई कैन से दैट। बट अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप एक बार जो मॉक टेस्ट दो, आप उसमें ये स्ट्रैटेजी ट्राई करके देख लेना और फिर मुझे बताना कि ये बेनिफिशियल थी या नहीं। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आपको एग्ज़ाम के बाद क्या नहीं करना, क्या एग्ज़ाम के बाद आपको नहीं करना। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के आओ, नेवर एवर डिस्कस पेपर, पेपर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। अब ये एमसीक्यूज आने लग गए हैं तो बच्चों को बहुत बहुत जल्दी लगती है कि हम एमसीक्यूज के आंसर्स देख लें, बट आई वुड सजेस्ट डोंट डिस्कस पेपर, ना अपने फ्रेंड से करो ना के आंसर्स चेक करो, बिकॉज ये आपके नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। एंड मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद ही बता रही हूँ। तो मैं अभी तक तो हमेशा यही फॉलो करती आई थी, मतलब सिंस माई स्कूल डेज मैंने कभी भी पेपर नहीं डिस्कस किया था। मैं बिलीव ही नहीं करती थी पेपर डिस्कस करने में, बिकॉज आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बल्कि कि बार बार फिर आपको उसी चीज़ में दिमाग जाता है अगर आपका थोड़ा सा भी आंसर गलत हो जाता है। तो नेवर एवर डिस्कस पेपर। बट हुआ क्या, इस बार एग्जाम्स में मैं डीटी के पेपर से पहले ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी ड्यू टू सर्टेन रीजन्स, आई वाज नॉट वेल और कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए उसके कारण मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई थी। तो मेरा डीटी का पेपर बिगड़ गया, आई कुड स्कोर जस्ट 62 मार्क्स इन दैट, और मेरा पेपर बिगड़ गया था, मुझे रियलाइज़ हो चुका था। तो डीटी के पेपर से आने के बाद मैंने एक और बड़ी गलती करी कि मुझे ऑलरेडी रियलाइजेशन था कि मेरा पेपर बिगड़ा है, बट मैंने एक और गलती करी, मैंने आके एमसीक्यूज चेक कर लिए। मैंने एमसीक्यूज जैसे ही चेक करे और मुझे पता चलता गया कि ये आंसर भी मेरा गलत हो गया, ये आंसर भी मेरा गलत हो गया, तो मैं इतना पैनिक कर गई और मेरा जो आईडीटी का पेपर था ना, वो डीटी के सिर्फ इस एमसीक्यूज डिस्कस करने के कारण बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है आपका ये पर्टिकुलर आंसर गलत हो गया है, आप कितना ही बुक खोल के बैठ जाओ, आपका बार बार दिमाग वहीं जाता है। तो मैंने बहुत बहुत बड़ी ब्लंडर करी अपने डीटी के पेपर से आने के बाद कि मेरा डीटी का पेपर तो बिगड़ा ही था ड्यू टू सर्टेन रीजंस कि मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई, लेकिन उसके कारण मैंने अपना आईडीटी का पेपर भी बिगाड़ लिया। सो आई कुड स्कोर जस्ट 69 मार्क्स इन आईडीटी। सो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप ऐसी गलती मत करना, बिकॉज जिन पेपर्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, आई वॉज अ कैंडिडेट कि मैं आराम से 75-80 क्रॉस कर सकती थी डीटी आईडीटी में, बट ड्यू टू सच stupid mistakes of mine, I could just manage to score these particular marks. So I would suggest आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रखो, और कोई बहुत जल्दी नहीं है, आप आईबीएस देने के बाद चाहो तो एक बार डिस्कस कर लेना, बट उससे पहले आपको एग्जाम जितने भी हो रहे हैं कोई पेपर डिस्कस करने की कोई नीड नहीं। अच्छा, डीटी आईडीटी का स्टिल अगर आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ का एनालिसिस चाहिए हो तो लेट मी नो, मैं देख लूँगी, बना दूँगी जब मेरे को टाइम मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड वॉज इट यूजफुल फॉर यू और नॉट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।